देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की भरूच सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने नेत्रांग में एक जनसभा को संबोधित करते दौरान ऐलान किया कि गुजरात की देदियापाड़ा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा भरूच से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चैतर वसावा वन विभाग से जुड़े एक मामले में इस समय जेल में बंद हैं। इसे लेकर आप प्रमुख ने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने चैतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार किया, वो हमारे छोटे भाई जैसा है। लेकिन सबसे दुख की बात ये है कि उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। शकुंतलाबेन चैतर वसावा की पत्नी है, लेकिन हमारे समाज की बहू हैं और यह पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 से अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि उन्होंने यह फैसला इस टूर्नामेंट के शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि ब्रिस्बेन में हुए पिछले मैच में मांसपेशी में थोड़ा खिंचाव आ गया था, जिसने मुझे चिंता में डाल दिया। जब मैं मेलबर्न पहुंचा तो मैंने एमआरआई कराया और एक मांसपेशी में थोड़ी चोट आ गई। इसलिए अभी मैं 5 सेटों के मैचों में अत्यावश्यकता के अधिकतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने डॉक्टर से मिलने, कुछ इलाज कराने और आराम करने के लिए वापस स्पेन जा रहा हूं। लक्षद्वीप बनाम मालदीव का मुद्दा गर्माता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का पोस्ट करने वाली मंत्री मरियम शिवना को ऐसा करना भारी पड़ा है। खबरों के अनुसार मालदीव सरकार ने मरियम शिवना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और साथ ही इसके अलावा 2 अन्य मालशा और हसन जिहान पर भी कार्रवाई की गई है। लक्षद्वीप बनाम मालदीव का ट्रेंड जारी है। इस बीच सलमान खान समेत कई बॉलीवुड स्टार्स पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर उनका समर्थन करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम नरेंद्र भाई मोदी को लक्षद्वीप के साफ समुद्र तटों पर देखना बहुत कूल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे इंडिया में है। वहीं एक्टर जॉन अब्राहम ने भी लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि भारत के कमाल के स्वागत सत्कार की भावना और अतिथि देवो भव का ख्याल, साथ ही घूमने के लिए विशाल समुद्री जीवन, लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। इन सितारों के अलावा अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ जैसी कई हस्तियों ने भी लक्षद्वीप को लेकर ट्वीट किया है। साथ ही दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट की वीडियो और तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत ऐसे सुंदर तटों और द्वीपों से संपन्न है। हमारी अतिथि देवो भव के विचार के साथ बहुत कुछ देखे जाने की जरूरत है। कितनी सारी यादें खुद के बनने का इंतजार कर रही हैं। इंटरनेट पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने के बाद मालदीव के समर्थन में आए मालदीव के मंत्री भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव की मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर एक ट्वीट पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं अब इस मामले को लेकर मालदीव के ही पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मोहम्मद नशीद ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शिवना ने हमारे सहयोगी देश के नेता के खिलाफ भयावह भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि यह देश मालदीव की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार को ऐसे बयानों से दूरी बरतनी चाहिए और भारत को यह बताना चाहिए कि ये बयान सरकार की नीति नहीं है। आपको बता दें कि मोहम्मद नशीद भारत समर्थक नेता माने जाते हैं और वह साल 2008 में मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़ू को चीन का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव की मंत्री द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर अब मालदीव सरकार ने भी बयान जारी कर सफाई दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को ज्ञात है। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के नज़रिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बयान के अनुसार सरकार का मानना है कि बोलने की आज़ादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इससे नफरत, नकारात्मकता ना बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मालदीव के रिश्ते प्रभावित ना हो। साथ ही बयान में आगे ये भी कहा गया है कि सरकार के संबंधित विभाग ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं जो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रविवार को पश्चिमी मुंबई के बांद्रा में अपने समर्थकों को संबोधित करते दौरान आलोचकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र की जनता का पूरा समर्थन हासिल है और वह बदनाम करने वाले लोगों के सपने में आते हैं। ठाकरे ने कहा कि जनता से मिलने वाला प्यार और स्नेह पैसे से खरीदा नहीं जा सकता और बदनाम करने वाले आलोचकों को भी यह बात पता है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने आगे कहा कि भले ही उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम दूसरे खेमे के पास है, लेकिन प्रदेश की जनता उनके साथ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह कल्याण लोकसभा सीट का दौरा करेंगे। बता दें कि इस सीट से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद हैं और अब ऐसे में ठाकरे का यह बयान आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता सत्येंद्र चौधरी की मुर्शिदाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने आज रविवार दोपहर बहरामपुर के चलटिया इलाके में सत्येंद्र चौधरी पर हमला किया। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र चौधरी को मुर्शिदाबाद ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बता दें कि सत्येंद्र चौधरी मुर्शिदाबाद में टीएमसी के जिला महासचिव थे। सत्येंद्र चौधरी कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के करीबी थे, लेकिन बाद में वह टीएमसी में चले गए थे। इस साल के संसद रत्न पुरस्कार के लिए राजनीतिक दलों के 5 सांसदों को चुना गया है। जिन 5 लोकसभा सदस्यों को चुना गया है उनमें भाजपा के सुकांत मजूमदार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे, भाजपा के सुधीर गुप्ता, एनसीपी के अमोल राम सिंह कोहले और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा का नाम शामिल है। बता दें कि 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक समारोह के दौरान इन 5 को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बात की घोषणा आयोजकों द्वारा आज रविवार को की गई। साथ ही बता दें कि संसद रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मुझ पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में चुनाव लड़वा रहा हूं, यह क्या कम है? मैं कार्यकर्ता पहले हूं, पार्टी अध्यक्ष बाद में। उन्होंने कहा कि पार्टी की चुनाव समिति का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म है कि अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन पहले ही इन अफवाहों को खंडन कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बीच सीएम सोरेन की बहन अंजलि सोरेन का एक बयान सामने आया है जिसने इन अटकलों को और हवा दे दी है। दरअसल जब सीएम सोरेन की बहन अंजलि सोरेन से कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती हैं। हमारी पार्टी में अन्य लोग भी हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में होगा। अभी पुष्टि तो नहीं कर सकती, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती हैं। अंजलि सोरेन ने आगे हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर कहा कि एक तरफ हमें ऊपर उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार एक आदिवासी सरकार है और मैं कह सकती हूँ कि आदिवासी होने की वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी गजा पट्टी में हमास के कमांड स्ट्रक्चर को बर्बाद करने का काम पूरा कर लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने संवाददाताओं को बताया कि इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी चरमपंथी अब छिटपुट रूप से और बिना कमांडरों के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल उत्तरी गजा में अब तक 8000 से अधिक चरमपंथियों को मार चुका है। डैनियल हगारी ने आगे कहा कि इजराइल का फोकस अब दक्षिणी और मध्य गजा में हमास को तबाह करने पर है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसे लेकर राज्य में कांग्रेस इकाई के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी क्या करेगा, ईडी तो खुद बेवकूफ़ है। भाजपा या ईडी सीबीआई को बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। रोहिंग्याओं के बारे में भाजपा चिल्लाती रहती है, लेकिन इतने समय तक वे कहाँ थे? तब गृह मंत्रालय कहाँ था? अब मामला सुर्खियों में है तो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। चौधरी ने टीएमसी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि बंगाल में मौजूद सत्तारूढ़ दल ही आरोपी को संरक्षण देगा। राज्य में सत्तारूढ़ दल पार्टी में अनेक लोगों को बचाने का काम करता है। लुकआउट सर्कुलर का क्या उपयोग है? आपको बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि वह ईडी की छापेमारी के दौरान अपने घर में ही थे और ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से वह फरार हैं।
टीएमसी नेता को लुकआउट नोटिस जारी किए जाने पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल मामलों के सह प्रभारी अमित मालविया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद लोगों में से एक शेख शाहजहां की तलाश जारी की है। वह अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर राशन घोटाले में वांछित हैं। अमित मालविया ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को टीएमसी नेता को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है। लेकिन संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। यह ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि अपराधियों को बचाने का ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बोगतोई नरसंहार के तुरंत बाद ममता बनर्जी अपनी आधिकारिक कार में आरोपी अनुव्रत मंडल के साथ घूम रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाहजहां जहां भी हो उनके संरक्षण में हैं, लेकिन जैसे वह अनुव्रत को नहीं बचा सकी, वैसे ही वह शाहजहां को भी नहीं बचा पाएंगी। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्देश देना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सबके हिंदी.com के साथ।